कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। देश की संसद से निकला ये बयान अब भारत की सड़क तक वायरल हो चुका है। एकता और भाईचारे पर बोलते बोलते ये माननीय ऐसा डिरेल हो गए कि भारत के परमवीर राणा सांगा पर बदजुबानी कर बैठे। इन सांसद महोदय की बाबर के प्रेम में शब्द धारा फूट रही थी, पर राणा सांगा का जिक्र करके इन्होंने घटिया टिप्पणी कर दी। ये सांसद कौन, किस पार्टी के, कहां से आते हैं? एक आंख, एक हाथ और एक पैर से युद्ध लड़ने वाले जिन राणा सांगा की अमर गाथा ये नहीं जानती, वो भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सुनिए 21 मार्च 2025 को संसद में दिया गया ये बयान। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। गद्दारी का सर्टिफिकेट और इतिहास का ज्ञान देने वाले ये माननीय है रामजीलाल सुमन, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं। साल 1977 में सिर्फ 26 साल की उम्र में रामजीलाल फिरोजाबाद से सांसद बन चुके थे। 1989, 1999 और 2004 में फिरोजाबाद से जीतकर संसद पहुंचे। चंद्रशेखर की सरकार में 1991 में ये श्रम और बाल विकास मंत्री भी रहे। 2014 में अपने गृह क्षेत्र हाथरस में लोकसभा के प्रत्याशी बने, लेकिन चुनाव हार गए। 2019 में सपा बसपा गठबंधन में भी हाथरस से ये चुनाव लड़े, लेकिन फिर हारे। यानी सियासी दिग्गज है, लेकिन लोकतंत्र का सिपाही होकर लोकतंत्र के मंदिर के अंदर ही गलती कर बैठे। बाबर का नाम लेकर राणा सांगा को घेरने की कोशिश की। अब सुन लीजिए राणा सांगा के शौर्य और शूर की महागाथा, जिसका एक एक शब्द आक्रांताओं को सोने नहीं देता। राणा सांगा का असली नाम संग्राम सिंह प्रथम था। 1508 से 1528 तक वो मेवाड़ के राणा थे। सिसोदिया राजवंश के इस महापराक्रमी योद्धा के राज्य का विस्तार आज के मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तक था। चित्तौड़ को राणा सांगा ने राजधानी बनाया था। राणा सांगा ने दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तानों को हराया था। 1517 में इब्राहिम लोदी की सेना को राणा सांगा ने बैटल ऑफ खटोली में हराया था। लेकिन इस जंग में राणा का एक हाथ कट गया और एक तीर ने उन्हें गहरा जख्म दे दिया। इसके बाद लोदी ने कई बार राणा सांगा से जंग लड़ी, लेकिन राणा सांगा ने हर बार लोदी को हराया। मंदसौर के बाद रणथंभौर में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की सेना को शिकस्त दी थी। अब यहाँ से एंट्री होती है बाबर की। 21 अप्रैल 1526 को बाबर हिंदुस्तान पर 5वीं बार आक्रमण करता है। इब्राहिम लोदी की सेना और बाबर की सेना टकराती है। भीषण कत्लेआम मचता है। ये जंग बाबर जीत जाता है। इब्राहिम लोदी का सर कलम कर दिया जाता है और इतिहास में इस जंग को पानीपत की पहली लड़ाई कहा गया है। अब आते हैं सांसद रामजीलाल सुमन पर। रामजीलाल सुमन कह रहे हैं कि बाबर को राणा सांगा ने भारत आने का न्योता दिया था, और वो भी इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। सांसद जी ही नहीं, कुछ इतिहासकार भी ऐसा मानते हैं कि इब्राहिम लोदी जैसे विदेशी का बाबर जैसे विदेशी से अंत कराने की योजना राणा सांगा ने बुनी थी। कहा यह भी जाता है कि इब्राहिम लोदी और राणा सांगा की दुश्मनी देखकर बाबर ने खुद राणा सांगा को संदेश भिजवाया था कि वो इब्राहिम लोदी से जंग लड़ना चाहता है। पर अगर ये बातें वाकई सच है, वाकई राणा सांगा की वजह से बाबर भारत आया, तो मेरे 2 सवालों का जवाब दीजिए। मेरा पहला सवाल, क्या बाबर पहली बार पानीपत की लड़ाई लड़ने आया था? वो तो 1519 में भी भारत आया था। पंजाब पर बाबर ने 1519 पर अटैक किया था। वो समरकंद वापस नहीं जा सकता था। भारत भागने के अलावा बाबर के पास कोई और विकल्प नहीं था। और मेरा यहाँ दूसरा सवाल, अगर राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए बाबर को न्योता दिया था, तो आखिर कुछ ही महीनों बाद बाबर और राणा सांगा के बीच जंग क्यों छिड़ गई? दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों बन गए? मुगलों के सेना और राणा सांगा के बीच पहली लड़ाई 1527 में हुई। उस लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ बयाना। बाबर के राइट हैंड अब्दुल अजीज को बयाना में रौंद कर राणा सांगा ने ये लड़ाई जीत ली। इस दौरान राणा सांगा ने 1 लाख राजपूत योद्धाओं की सेना बना ली थी। पृथ्वीराज चौहान के शासन के बाद राजपूतों में इतनी एकता राणा सांगा के समय ही देखी गई थी। अब बात राणा सांगा की वीरता की। कथाएं बताती हैं कि राणा सांगा ने अपने जीवन में 100 से ज्यादा जंग लड़ी और हारे सिर्फ एक। जंग ने राणा सांगा का 1 हाथ, 1 पैर और 1 आंख छीन लिया। शरीर पर 80 से ज्यादा जख्म थे, लेकिन मातृभूमि और स्वराज का ये सिपाही जंग को माशूका मानता था। राणा ने जन्म ही जंग के लिए लिया था। 16 मार्च 1527
खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा भिड़ गए। दोनों सेनाओं ने बवाल काट दिया, लेकिन बाबर के पास एक ऐसा हथियार था जो राणा सांगा की सेना के पास नहीं था। तो बारूद के प्रहार ने राजपूत सेनाओं को चौंका दिया। जंग के बीच में ही राणा सांगा को एक तीर लड़ा और वो गिर गए। राणा सांगा मूर्छित हो गए। सेना में खलबली मच गई। बाबर ये जंग जीत गया। इस जंग में राणा सांगा के साथ गद्दारी भी हुई। उनके एक ताकतवर सहयोगी ने ऐन वक्त पे पाला बदल लिया और बाबर के खेमे में चले गए। इधर बाबर जंग जीत चुका था, उधर राणा की आंख खुल चुकी थी। कहा जाता है कि जब राणा सांगा को पता चला कि बाबर ये जंग जीत चुका है, उन्होंने कसम खाई कि तब तक चित्तौड़ नहीं लौटूंगा जब तक बाबर को हरा नहीं दूंगा। राणा सांगा तब पगड़ी पहनते थे, लेकिन हार के बाद वो एक कपड़ा लपेटने लगे और उन्होंने कहा था कि पगड़ी उसी दिन पहनूंगा जब बाबर को जंग में हरा दूंगा। इतिहास बताता है कि राणा सांगा जिन लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, उन्हीं ने राणा को जहर दे दिया, क्योंकि वो बाबर से जंग नहीं चाहते थे। चाहते भी कैसे? राणा सांगा जैसा कलेजा जो नहीं था। राणा सांगा की मौत के बाद बाबर उत्तर भारत का चैंपियन बन गया। बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है कि राणा सांगा जैसा हिंदू वीर उस दौर में कोई पैदा नहीं हुआ। एक हाथ, एक पैर और एक आंख, शरीर पर 80 से ज्यादा घाव। उसके बाद भी मातृभूमि के लिए मुगलों से लड़ने वाले राजा राणा सांगा की ये वो कहानी है जो बाबर अपनी औलादों को सुनाता था।